हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, इससे पहले वाला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो हमने स्वतंत्रता के दौरान जो मूवमेंट चले, जो आंदोलन चले स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में चर्चा की है। आप उस वीडियो पर जाएँ, उसे देखें। उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे सभी वीडियोस के जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने उसको मेंशन किया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अकॉर्डिंगली। आप वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद का मतलब ये है 1947 के बाद, क्योंकि इस समय में भारत का विभाजन हो चुका था और भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी? भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत में बहुत विभिन्न जाति के लोग थे। विभिन्न जाति, भाषा, संप्रदाय, बोली, वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक बटा हुआ समाज। इन सभी में एकता बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हर कोई अलग अलग होने के बारे में बातें कर रहा था। दूसरा था आजीविका। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, जब तक वो यहाँ पर थे तब तक वो अपने निकासी के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, यानी भारत का पैसा बाहर जाना। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से चले गए तो भारत बिल्कुल ये कहा जाए कि एकदम अक्षम था, इस लायक नहीं था कि वो दोबारा बहुत बड़े लेवल पर खुद खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी अभी भारत ने विभाजन का जो एक विभाजन का एक लहूलुहान चैप्टर भी क्लोज किया था। साथ ही साथ उद्योग का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर उद्योग नहीं थे जिसमें बड़े लोगों को या बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोज़गार दिया जा सके। विकास की भी चिंता थी, क्योंकि भारत में विकास का तो दौर शुरू भी नहीं हुआ था। दूसरा, यहाँ पे भेदभाव प्रक्रिया भी ज़्यादा थी। अछूत जाती है तो उसे मंदिरों में नहीं जाने देंगे, या ये इस संप्रदाय के हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे, वो हमें छू ना ले, ये ना हो, वो ना हो। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के तौर पर भी विभिन्नताएं। तो इतने सारे भेदभाव थे, इन सब से कैसे निपटा जाए? तो यहाँ पर तकरीबन 300 भारतीयों ने मिलकर एक एक चर्चा की, एक डिसीजन बनाया। भारतीय संविधान सभा कहलाइए। अब इस सभा में काम दिया गया कि भाई एक संविधान बनाया जाना चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा गया और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये जो बेसिकली संविधान की जो बैठक थी ना, भारतीय संविधान की बैठक, ये दिल्ली में आयोजित की गई थी और तकरीबन 300 भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, यहाँ पे इस संविधान की कुछ खासियत थी। क्या खासियत थी? सबसे पहली खासियत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब वो व्यक्ति, वो भारतीय जिसकी आयु 21 साल से ज़्यादा है और वो भारतीय है, तो उसे वोट डालने का अधिकार है, प्रांतीय चुनाव में और राष्ट्रीय चुनाव में। इसमें उसे वोट डालने का अधिकार है। दूसरा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 21 साल का जो व्यक्ति है उसको अपने अच्छे बुरे के बारे में पता है, इसलिए उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी इसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, भारतीय हैं आप, तो आपको वोट डालने का अधिकार है। हालांकि संघर्ष करते करते धीरे धीरे बाद में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। आगे हम देखते हैं कि कानून के समक्ष समानता। जैसा कि हम जानते हैं, भारत भूमि जो है वो अनेक संप्रदायों में बटी हुई है। तो ऐसा ना हो कि कोई हिंदू संप्रदाय माने, कोई मुस्लिम संप्रदाय माने। तो कानून जो है उसके सामने सब समान है, उसके सामने कोई किसी धर्म को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी कि कानून के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वही तमाम जातियां हैं, धर्म हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आए हुए हैं, लेकिन नागरिकों के समक्ष
और कानूनों की नज़र में सब समान है। यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो देश है ना, ये हिंदू पाकिस्तान नहीं बनेगा कि हिंदू के आधार पर कानून बनाया जाए या मुसलमानों के आधार पर कानून बनाया जाए। कानून की नज़र में सभी समान है। एक और सबसे बड़ा विशेष कदम उठाया गया, वो था समाज का जो निर्धन वर्ग था, समाज का जो निर्धन वंचित वर्ग था, जिनको बेसिकली अछूत कहा जाता था, जो जनजातीय थे, समाज का जो निर्धन वंचित तबका था, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, जैसे नौकरियों में आरक्षण, जैसे नौकरियों में आरक्षण दिया गया। क्योंकि क्या कहा जाता था, जो एक्चुअली क्या था ना, ये जो वंचित ग्रुप था, ये एक तरह से भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली एक छुआछूत का चलन ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि भारत भूमि में सभी समान हैं, तो इसलिए ये जो एक अछूत जैसा टैग दिया गया, जैसे अलग अलग जाति धर्म, भाई हिंदू धर्म के मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं था। जो मंदिर थे वो सभी के लिए खोल दिए गए। यानी एक तरह से देखा जाए, जो अछूत या हरिजन जिन्हें कहा जाता था, उन सभी को जो शैक्षिक मतलब शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था, तो उन सभी को समान अधिकार दिए गए। और इसी वजह से किन्हीं जातियों को आरक्षण भी दिया गया, और ये आरक्षण नौकरियों में था, और बेसिकली अन्य जगहों पर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कुछ आरक्षण दिया गया, विशेष सुविधाएं दी गई। आगे चल के भाई अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय हैं जिन पर कानून बनाने हैं, तो इस तरह से ये कहा गया कि भाई राज्य को और प्रांतों को, मतलब प्रांतों को और राष्ट्र को, प्रांत को और केंद्र को अलग रखा जाना चाहिए। यानी सभी को स्वतंत्र रूप से कानून बनाने की आज़ादी हो। इस तरह से 3 सूचियां बनाई गई कार्यों के आधार पर, और इन 3 सूचियों में, जिनमें केंद्र सूची, राज्य सूची और एक बनी समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बातें हमारे सामने आई, भाई इस तरह से हमारा संविधान बना। आगे चलकर अब समस्या ये हो गई कि लोगों का कहना था कि जो भारत की भाषा है उसे अंग्रेज़ी को हटा देना चाहिए और हिंदी भाषा रखनी चाहिए। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है चीज़ें। टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण के क्षेत्र हैं वो लोग अंग्रेज़ी भाषी हैं। तो ये कहते थे भैया हम अंग्रेज़ी भाषी के पक्षधर हैं, और अगर आपने इसको हिंदी भाषी बना दिया, यानी अंग्रेज़ी को बिल्कुल अगर ख़त्म कर दिया, तो उस केस में हम भी अलग होने के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो इस तरह से एक धमकी मिल गई। तो देखा जाए तो मातृभाषा तो हिंदी रखी, लेकिन जो कानूनी बोलचाल की भाषा थी या अन्य जगहों पर जो लिखित भाषा है उसको अंग्रेज़ी ही रखा गया। कितने विभिन्न तरीके से तालमेल बनाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ 1920 में ये कहा गया कि भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा तो भाषाओं के आधार पर, भाषा समूह के आधार पर प्रांत बना दिए जाएंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इसमें एक और आंदोलन हो गया आज़ादी के बाद, और ये आंदोलन था कि हमें आंध्र चाहिए, हमें आंध्र चाहिए। इसमें एक तेलुगु भाषियों के हित में एक गांधीवादी नेता थे, इनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तो ये तेलुगु भाषियों के हित में थे और इन्होंने अनशन पर बैठ गए थे। ये इन्होंने कहा कि भाई हमें आंध्र चाहिए, आंध्र को अलग करो। और कुछ समय के बाद, क्योंकि वो अनशन पर बैठ गए थे, बहुत वृद्ध थे, तो इस वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर एक संगठन आयोजन होने लगा, बहुत बड़े लेवल पर सरकार की आलोचना होने लगी। तो अंत में इनके हितों में आंध्र प्रदेश बना, यानी एक प्रांत बनाया गया, और ये बना 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बनी, नीतियाँ बनी, और आगे चलकर प्रांतों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर अलग अलग प्रांत बनाए जाने लगे। आगे हमने देखा कि 1950 में कुछ और आर्थिक विकास से संबंधित नीतियाँ, पॉलिसी बनाई गई। और ये क्या पॉलिसी थी? ये नीतियाँ थी योजना आयोग।
योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का गठन का मतलब क्या? पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करना। पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करना। इसमें क्या था? पंचवर्षीय यानी हर बार 5 साल की योजना बनाना, टारगेट रखना और उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना। तो जो 1556 की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका एक एम था, और उसका एम था बांध परियोजना। और इस तरह से कई जो नदियाँ थी उन पर बांध बनाए गए। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जिन पर बांध बनाए गए थे। जैसे मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी, मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी थी उस पर गांधी सागर बांध बनाया गया था, और ये तकरीबन 1960 तक कंप्लीट हुआ था ये। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। फिर एक योजना बनी, उद्योगों से संबंधित योजना बनने लगी, यानी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना जो उद्योगों से संबंधित थी कि इस बार हम उद्योगों पर काम करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ और आलोचक भी खड़े हुए, जिसमें एक नाम था मीरा बहन। मीरा बहन ने कहा कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है वो ख़त्म होती जा रही है, यानी आप लोग पंचवर्षीय योजना बना रहे हो, आप लोग नया नया क्या कहते हैं उसको, नए नए उद्योग का गठन कर रहे हो, नई चीज़ों का गठन कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा होती जा रही है। प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा होती जा रही है, यानी आगे चलकर इसे संभालेंगे तो नई जनरेशन ही ना। तो अगर नई जनरेशन शिक्षित नहीं होगी तो ये शायद ये सारी चीज़ें बहुत आगे जाने के बाद भी डिक्लाइन करें, यानी पतन के कगार में ना आ जाए। तो मीरा बहन का ये तर्क था, मुझे यहाँ पे इसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी लगा। तो आगे हम ये देखते हैं कि इस तरह से लगातार बदलाव होते जा रहे थे, और आगे चलकर बहुत सारे अलग विभिन्न देश अपने गठबंधन बना रहे थे। इनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें कंटेंट है नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है और ये जो हिस्ट्री है पूरा तरह से कंपाइल हो जाता है। और ये लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री का, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस बात पर जाते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ये हैं वो हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। देखिए, हम कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो हमें उस एग्ज़ाम के बारे में, कंटेंट के बारे में अगर नॉलेज रहेगी तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसते हैं और हम उसका आंसर भी कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मतलब ज्ञानात्मक तौर से पढ़ना चाहते हैं, लाइकली ऊपर ऊपर सतही तौर पर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आएँ और आप समझें, इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके काम आएँगी। कोई और एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी काम आएँगी। आगे चल के हम क्लासेस शुरू करेंगे अपनी पीजीटी की क्लासेस, और पीजीटी की क्लासेस में जो हमारा जीएस वगैरह है ना, अभी हम यूपी पीजीटी की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो यहाँ तक मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे आप ज्योग्राफ़ी के लिए और साथ ही साथ सिविक्स के लिए, सामाजिक विज्ञान यानी राजनीतिक विज्ञान और साथ ही साथ भूमंडल, भूगोल के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ। आपको यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ अपने कमेंट देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सुझाव दीजिए मुझे अपने, ताकि अगर मैं और सुधार कर सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।